हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दी रविंद्रनाथ टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे ये बहुत ही बड़े भारतीय राजनीतिक विचारक रहे हैं। इनका जो जन्म हुआ है 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ है। ये पॉलिटिकल थिंकर ही नहीं थे, पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ 1913 में मिला उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लिए। बंगाल के कवि के रूप में भी ये जाने जाते थे। 1919 में उन्होंने नोबेल प्राइज़ जो था वो रिटर्न कर दिया, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उससे ये बहुत ही दुखी हुए और फिर उन्होंने उसे रिटर्न कर दिया। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। इनका बहुत बड़ा अहम योगदान है राष्ट्रवाद को बढ़ाने में। बांग्लादेश में उन्होंने अमार सोनार बांग्ला, जिसकी रचना 1905 में बंगाल विभाजन के बाद बंगालियों के बीच में एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए किया था। इन्होंने राष्ट्रवाद पर बहुत ही अधिक काम किया। इन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा, अमार सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश का, और भारत का जो आपको पता ही है भारत का राष्ट्रगान जनगण मन। 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की, जो कि पहले शांति निकेतन नाम से प्रसिद्ध था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि भी टैगोर ने दी थी। नाइटहुड की उपाधि 1915 में जॉर्ज 5 ने इन्हें दिया था। इसके साथ ही जनगण मन को हमारे संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया था। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है वो बंगाल में ही है। भारत की एकता और अखंडता के लिए टैगोर जी ने बहुत सारे काम किए, जिसके लिए हम इन्हें आज भी रिमेंबर याद रखते हैं। अब इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं। फर्स्ट है काबुलीवाला 1892, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई बंगाली लघु कहानी है। 1891 से 95 तक टैगोर की साधना अवधि के दौरान थी। 1909 में प्रकाशित गौरा एक उपन्यास है, जिसमें राजनीति और धर्म परंपरा बनाम आधुनिकता, शहरी कुलीन बनाम ग्रामीण, किसान, राष्ट्रवाद और ब्रह्म समाज का एक दार्शनिक चर्चा भी शामिल है। उसके बाद 1916 में प्रकाशित धुरे बैर या द होम एंड द वर्ल्ड भी एक उपन्यास है, जो खुद के साथ टैगोर की लड़ाई है, पश्चिमी संस्कृति के विचारों और क्रांति के बारे में बताते हैं। इतना ही नहीं, 1917 में राष्ट्रवाद जो इनकी फेमस बुक है, इसके अंदर उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान मई 1916 से अप्रैल 1917 तक जापान और यूएसए में दिए गए अनेक लेक्चरों का राष्ट्रवाद संग्रह, राष्ट्रीयवाद, मानवीय समझ पर उनके राजनीतिक और दार्शनिक विचार लिखे हैं और सत्ताओं के बारे में उस पर चर्चा है। इसके साथ ही उन्होंने जनगण मन 11 दिसंबर 1911 को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित भारत का राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। गीता बेटन बंगाली पॉलीमेथ रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए हैं, जिसके अंदर 2232 गीतों का संग्रह है। और उसके बाद जो इन्होंने इनकी जो फेमस चीज़ है, उन्होंने बताया ट्रू फ्रीडम के बारे में कि सच्ची स्वतंत्रता पर बल दिया। सच्ची स्वतंत्रता है क्या, उन्होंने बताया। उनके विचार ने आध्यात्मिक नींव पर मानवतावाद को बरकरार रखा। हर जगह उनका सेंटर जो है मानवतावाद है, मानवता का वाद है। मानवतावाद का मतलब है मानव होने के नाते हर एक मानव का कर्तव्य है दूसरे मानव की समस्याओं को समझना, दूसरे मानव के लिए उनके अंदर दया प्रेम की भावना होना। इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया मानवतावाद पर। वह मनुष्य को ईश्वर या ईश्वर की प्रतिकृति के रूप में मानते हैं। उनका अस्तित्व कला, साहित्य आदि जैसे मनुष्य की रचनात्मक भावनाओं में प्रकट करना होता है। उन्होंने जीवन को प्रकृति के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया। कहा ज्ञान ही प्रकृति है, प्रकृति ही ज्ञान है। इट मीन्स कि नॉलेज जो है प्रकृति में है। नॉलेज के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हम विद्यालय जाकर ही ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। आप इस संसार में प्रकृति से सीख सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य प्रतिदिन समय से उगता है, इसका मतलब यह है कि हमें कर्मयोगी बनना चाहिए, जो समय पर उगता है और समय पर अस्त हो जाता है, यानी कि अपना काम समय पर करना चाहिए। पहाड़ जैसे खड़ा है वो दिखाता है, चाहे आंधी हो या तूफान हमें डरना नहीं चाहिए। नदियाँ हमेशा बहती है, ये इस बात का प्रतीक है कि नदियाँ इसलिए हमेशा बहती। इस तरह हमारे जीवन में अनेकों परेशानियां आएगी, जीवन में संघर्ष होगा, हमें रुकना नहीं है। नदी की तरह हर तरीके से बहते रहना है, क्योंकि जो रुका हुआ पानी है वो भी बदबू दे देता है। उसी प्रकार जो नदी का पानी पीने योग्य तभी रहेगा जब वो
बहता रहेगा। इसी प्रकार जीवन में कभी रुको मत। रुके हुए व्यक्ति को सभी ठोकर मारते हैं। जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं वही व्यक्ति इस देश, दुनिया और समाज पर राज करते हैं। ये बात इन्होंने कहा कि प्रकृति ही ज्ञान है और ज्ञान ही प्रकृति है। इनकी जो प्रसिद्ध कोटेशन थी। उसके साथ ही उन्होंने मानवतावाद यानी कि ह्यूमनिज्म, इसको आध्यात्मिक रूप से जोड़ने का प्रयास किया और उन्होंने कहा नैतिक मुक्ति की इच्छा, मतलब ही डिस्क्राइब 4 स्टेज फॉर द रियलाइजेशन ऑफ ट्रू फ्रीडम। उन्होंने सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करने के 4 स्तर बताए। सबसे पहला, व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता की प्राप्ति। जो व्यक्ति अपने जीवन में खुद व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्र नहीं हो पाएगा वो जीवन में आगे कुछ नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले अगर हमें कुछ करना है तो अपने व्यक्तिगत स्तर पर हमें अपने आप को स्वतंत्र बनाना है कि हम अपना कोई भी डिसीजन जो है स्वतंत्र रूप से ले सकें, अपने हित के लिए सोच सकें। तो वो हो गया आपके व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता। दूसरा चरण जो है व्यक्तिगत से सामुदायिक स्तर पर। जब आप व्यक्तिगत स्तर से स्वतंत्र होगे तभी तो आप समुदाय के लिए सोच पाओगे, तभी तो आप समाज के लिए सोच पाओगे। यानी कि ये सभी के सभी स्तर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर से स्वतंत्र होगा तभी वो सामुदायिक स्तर से स्वतंत्र होगा। जब वो सामुदायिक स्तर से स्वतंत्र होगा तभी जाके वो सामुदायिक स्तर से ब्रह्मांड तक पहुंचेगा। तभी वो इस पूरी दुनिया के बारे में सोच पाएगा। जब वो पूरी दुनिया के बारे में सोच पाएगा तब इस पूरी दुनिया से उसकी सोच ऊपर उठ के इनफिनाइट तक, अनंत तक पहुंच जाएगी। यानी कि व्यक्ति को अगर अपने जीवन में ट्रू फ्रीडम को प्राप्त करना है तो उसे व्यक्तिगत स्तर से शुरुआत करके अनंत तक अपनी सोच को लेकर जाना होगा। ये बात उन्होंने अपने ट्रू फ्रीडम में बताई और उसके 4 स्टेजेस उन्होंने दिए। इसके साथ साथ जब व्यक्ति खुद को जीवन की भौतिक चीज़ों से अलग करता है, उन्होंने कहा व्यक्ति जब अपने आप को भौतिक चीज़ों से अलग करता है, उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि राष्ट्रवाद के विचार का जन्म आधुनिक विज्ञान और तकनीकी प्रगति का एक उत्पाद है। राष्ट्रवाद जो है विज्ञान की देन है। राष्ट्रवाद एक भ्रामक अवधारणा है जिसकी उत्पत्ति राष्ट्रवाद का विकास यूरोप में हुआ था। राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है सबसे पहले यूरोप से आई, जो नैतिक रूप से अस्वीकार्य, राजनीतिक रूप से आक्रामक और आर्थिक रूप से अतृप्त है। इस प्रकार मानवता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रवाद का अर्थ है पूरे राष्ट्र के प्रति लोगों में प्रेम की भावना होना, प्रेम की भावना का विकास करना। राष्ट्रवाद कहलाता है कि अपने राष्ट्र के लिए लोगों के अंदर त्याग और बलिदान की भावना होनी चाहिए, अपने राष्ट्र के हित में सोचना चाहिए। ये राष्ट्रवाद की भावना पर इन्होंने अधिक बल दिया। इसके अलावा उन्होंने भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं को ब्रिटिशों के खिलाफ एक नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष को करने के लिए निर्धारित किया। गांधी के आलोचक। भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन पर गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर की राय में अंतर है। इनके थॉट और गांधी के थॉट्स में अंतर देखने को मिलता है। इन्होंने उनकी आलोचना भी की, लेकिन एक दूसरे के दृष्टिकोण, व्यक्तित्व की सराहना करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा, जबकि गांधी ने टैगोर को गुरुदेव कहा। उन्होंने उनके थॉट्स की कुछ जगह आलोचना की, लेकिन वो इंडिविजुअल स्तर पर कोई एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। दोनों ने एक दूसरे को एक एक उपाधि दी। उन्होंने गांधी को महात्मा की उपाधि दी तो गांधी ने इनको गुरुदेव की उपाधि दी। गांधी के लिए स्वराज का विचार राजनीतिक और आर्थिक रूप से ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करेगा, लेकिन टैगोर चाहते थे कि गांधी का विश्वास कारण में रहे और ब्रिटिशों को भारतीय नैतिक सांस्कृतिक मूल्यों के गुणों से प्रभावित करें जो उन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर करें। टैगोर कहते थे कि हम अपने भारतीय नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों से ब्रिटिश को प्रभावित करें कि वो भारत छोड़ने को मजबूर हो जाएं। उन्होंने गांधी द्वारा लोगों की बदतर आर्थिक स्थितियों के प्रतिनिधित्व के रूप में चरखा को लोकप्रिय बनाने पर भी संदेह या इसके बजाय सहकारी खेती जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा चरखा से हमें स्वराज की प्राप्ति नहीं होगी, चरखा की जगह हमें क्या करना चाहिए, सहकारी खेती जैसे कार्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए और भुखमरी से लोगों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। चरखे से हम समाज में भुखमरी को मिटा नहीं सकते, उसकी जगह हमें फैक्ट्रीज लगाना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और समाज के अंदर भुखमरी खत्म होगी। टैगोर ने गांधी की वर्णाश्रम की पारंपरिक धारणा के समर्थन में समाज में सकारात्मक भेदभाव लाने के आदर्श तरीकों की भी कड़ी आलोचना की। इन्होंने वर्णाश्रम का पक्ष लिया तो उसकी भी आलोचना करी। यह न केवल समाज के कार्यात्मक भेदभाव और अस्पृश्यता जैसी जघन्य प्रथाओं का मूल कारण है। गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया कि व्यक्ति जो है बल्कि टैगोर ने इसकी आलोचना करी। उन्होंने कहा कि अस्पृश्य जो छुआछूत है, भेदभाव है, इन्हीं
वर्ण की देन है। अगर ये वर्ण एग्जिस्ट करेगा तो समाज में ख़त्म नहीं होगा, लेकिन टैगोर वर्ण को भी नहीं मानते थे। टैगोर ने वर्ण व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया। ये जो थे यहाँ पर गांधी और टैगोर के जो विचार थे एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थे, और इन डिफरेंट होने के बावजूद भी इनमें दुश्मनी नहीं थी। उनके विचार अपनी जगह ठीक थे और उनके विचार अपनी जगह ठीक थे, क्योंकि देखिए हम किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदल नहीं सकते, पॉइंट ऑफ व्यू को हम नहीं चेंज कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला व्यक्ति गांधी बिल्कुल गलत थे या फिर टैगोर बिल्कुल गलत थे। गांधी जी का सोच उनकी जगह ठीक है, टैगोर जी का सोच उनकी जगह ठीक है। जो उनकी नज़र में 18 है वो उनकी नज़र में 81 है, जो उनकी नज़र में 81 है वो उनकी नज़र में 18 है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। दोनों का ही काम उद्देश्य था भारत को आज़ाद कराना। एक व्यक्ति जो है अहिंसा का प्रयोग करके आज़ादी दिलाना चाहता था, दूसरा व्यक्ति साहित्य और अपने संस्कृति का प्रयोग करके आज़ादी दिलाना चाहता था। यहाँ पे बस उन दोनों का जो तरीका है वो डिफरेंट हो गया, बट जो उद्देश्य है वो तो दोनों का सेम ही था। इसीलिए दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और ये हमारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिन्होंने आज़ादी में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई। इट्स ऑल अबाउट द रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यू कैन लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।